हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो कूलॉम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी बाहरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क काम कर रहा है, ये कैसे पता करें। तो वही हम टॉर्क के बारे में स्टडी करने वाले हैं। टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ कपल, चाहे मोमेंट ऑफ कपल बोलो चाहे टॉर्क बोलो, बात एक ही है, टॉर्क। ठीक है। अब देखो, आपके मोटे मोटे वर्ड्स में आपको बता दूं, टॉर्क किसी चीज को रोटेट कराने की कोशिश करता है, ये आपको मालूम ही होगा। और ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और अपने इन वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और फ्री स्टडी का पूरा पूरा बेनिफिट उठाइए, जिससे कि है ना आपका भी ना फायदा ही फायदा है, आपका भी, क्योंकि फ्री स्टडी है। और पूरा बेनिफिट लीजिए इसका। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जिस टॉपिक में आपको डाउट है या फिर आपका खुद का एक डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जिससे मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, मोमेंट ऑफ कपल यानी कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप्स के होते हैं। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसमें ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कुछ ऐसी। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जिन जो पैरेलल हैं, एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तभी तो पैरेलल हैं। और प्रत्येक लाइन के बीच का डिस्टेंस लगभग सेम है। ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी, तो प्रत्येक लाइन का डिस्टेंस लगभग डी है। इसका मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स पैरेलल नहीं होती, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं होता। जैसे ऐसे कुछ लाइंस ऐसे हो गई, कुछ लाइंस ऐसे हो गई, कुछ लाइंस ऐसे हो गई। देखो, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस लगभग सेम नहीं है। यहाँ डी है, यहाँ D1 है, यहाँ D2 है। तो वो D1 डिस्टेंस बहुत ज्यादा है D2 से, और D2 डिस्टेंस बहुत कम है D3 से। इसका डिस्टेंस हम D3 मान लेते हैं, D3 से। तो देखो, D1 डिस्टेंस D3 से भी ज्यादा है। तो देखो, डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। हम अपने सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम हायर क्लासेस में सीखोगे कि क्या होता है, कैसे हम इसको हैंडल करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आपको और समझना है, आप इंटरेस्टेड हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज से हम अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 12th के सिलेबस में, तो हम हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसका मतलब होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको रफ कर दें। कॉपी पेन लेके साथ में आप बैठा करो, जिससे कि आप नोट करते चलो साथ साथ में। देखो, तो यहाँ पे बोला गया है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस किया जाए। अब देखो, ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रेड कलर से दिखा देते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताया ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप देख सकते हो। और जिसको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो मैंने आप उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया है, तो वो आप उस वीडियो को आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की और स्टडी आपको करनी है तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने एक डाइपोल पुट कर दिया। ये हमने एक डाइपोल रख दिया। सपोज करो ये है प्लस क्यू और ये है मेरा माइनस क्यू। ठीक है, इस डाइपोल को मैंने रख दिया। अभी ये डाइपोल ऐसे रखा गया है, ये पैरेलल है, ये डाइपोल पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल है ऐसा बोलूंगा। ये डायपोल ऐसे पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायपोल को घुमाता हूँ, ऐसे करके घुमाऊंगा, ऐसे ही करके घुमाऊं। अभी इसको छोड़ दूंगा ना, डायपोल को ऐसे करके रख के छोड़ दूंगा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, डायपोल ना तो कुछ करेगा, बस वहीं के वहीं अटक जाएगा। लेकिन अगर डायपोल को ऐसे करके घुमाऊं, सपोज करो ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो ये डायपोल को ऐसे करके घुमाऊंगा, ऐसे करके घुमा दिया। अब मान के चलते हैं इस डायपोल को मैंने इतना घुमा दिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। मान लेते हैं डायपोल की जो लेंथ है वो है मेरी 2l, कितनी 2l, ये डायपोल की लेंथ है। अब देखो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ये थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल। हमने इतना रोटेट कराया है इसको, हमने रोटेट इतना कराया कि ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ लिख दिया आपको साइड में। जब भी आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में लिखो या यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में लिखो कॉपी पर, तो आप थोड़ा डायग्राम बनाना, तो डायग्राम के साथ थोड़ा डायग्राम में क्या हमने बताया थोड़ा थोड़ा आप उसके बारे में जरूर लिख दीजिएगा। कैसे लिखना है आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, हमने नाम दे, पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नाम है वो है मेरा ए बी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम ए बी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थ्रू एन एंगल थीटा। तो हमने थीटा से इसको रोटेट कराया है डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो इस तरह से रोटेट कराया है कि ई वेक्टर के साथ इसने डायरेक्शन कितना एंगल बना रखा है, थीटा, कितना एंगल बना रखा है, थीटा। इतना मैंने रोटेट करा दिया है इसको, ठीक है। तो देखो जब ये इस यहाँ पे मैंने रख दिया, अभी तक तो मैं पकड़ा हुआ हूँ, अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, तो क्या होगा, इस पर प्लस क्यू वाले चार्ज पर एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा, एफ वेक्टर लगेगा कि नहीं भाई। प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा अगर फ्री हो जाएगा तो। माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, एफ वेक्टर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह उसका वैल्यू सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये दोनों चार्जेस सेम है, इसका मतलब दोनों चार्जेस पर लगने वाला जो फोर्स है वो सेम रहेगा। लेकिन डिफरेंस में इतना होगा कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ये फोर्स इस डायरेक्शन में तो ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में। यानी कि डायपोल पर मैं आपसे पूछूं कि डायपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो डायपोल रखा हुआ है किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो बताओ इस पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है इस डायपोल पर। तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, बताओ नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे, नेट फोर्स अगर आपकी बात हो रही है ना, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल, ऑन डायपोल, तो डायपोल पर कितना फोर्स है, नेट पोल, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लो, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल पर नेट फोर्स कितना है, तो एफ नेट इक्वल्स टू, देखो अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो सब ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, मैग्नीट्यूड लूंगा ना, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ना। देखो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, बट ये इधर की डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव एज्यूम करता हूं तो इधर की डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव एज्यूम करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव एज्यूम करूंगा तो इस वाले फोर्स को मैं नेगेटिव साइन के साथ लूंगा, ऐसे करके एफ, बट ये वाला एफ इक्वल है तो कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स कितना आया, 0। तो इसका मतलब नेट फोर्स डायपोल पर 0 है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल रखा हुआ है किसी एंगल पर, उस पर नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, यानी कि इस ये वाला नेट फोर्स पर कितना है, 0। ये आपको ध्यान रखना, नेट फोर्स 0 है। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स 0 होता है जब वो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं टॉर्क, अब बात करते हैं कि टॉर्क 0 है, क्या टॉर्क 0 है, क्योंकि मैंने ऐसे घुमाया था ना, ऐसे घुमाया था, अब मैं छोड़ दूंगा तो मुझे प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलता है वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है घूमकर, ऐसे तो घूमा वापस, ये वापस से घूम गया। इसका मतलब वापस से घूमने का मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होने का मतलब कि वापस से घूमकर उसी पोजीशन पर आ रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स की कौन सा फोर्स है, आंसर है टॉर्क है। टॉर्क की तो वो फोर्स है जो वापस इसे घुमाकर इसी डायरेक्शन में लेकर आएगा,
इसका मतलब टॉर्क जीरो नहीं हो सकता। नेट फोर्स जीरो है बट इस डायपोल पर टॉर्क जीरो नहीं है। अगर टॉर्क जीरो होता तो ये घूमता ही नहीं, वापस से रिस्टोर करता ही नहीं है अपने आप को। उसी अगर ऐसे ही घुमा देते तो ऐसे ही रहता। टॉर्क है तभी तो ये ऐसे करके घूम के आ जाएगा, तो इसका मतलब टॉर्क जीरो नहीं हो सकता। टॉर्क डज नॉट इक्वल टू जीरो, और टॉर्क जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स किसके कारण ही तो टॉर्क क्रिएट हो रहा है। टॉर्क इन दोनों फोर्स के कारण ही तो क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा, तो देखो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किधर है, ऐसे करके, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किधर है, ऐसे करके। लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन होती है किसी फोर्स की जिस पर फोर्स का वेक्टर लाई करते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही। अब देखो टॉर्क क्रिएट करने के लिए इन दोनों फोर्सेस को टॉर्क क्रिएट करने के लिए दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस जीरो हो गया तो इन दोनों की फोर्सेस के द्वारा टॉर्क क्रिएट हो ही नहीं सकता। अगर ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा तभी टॉर्क क्रिएट हो सकता है इन दोनों फोर्सेस के द्वारा। अब देखो आप देख सकते हो कि दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है कि नहीं। ये इधर लाइन है, इधर लाइन है, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क को क्रिएट करेंगे। इसका मतलब टॉर्क जीरो नहीं हो सकता। अब समझ में आ गया होगा। अब टॉर्क की जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि एक रीस्टोरिंग कपल क्रिएट हो रहा है जिसे हम टॉर्क का नाम दे रहे हैं। वही तो इसे घुमा के लेके आएगा वापस से, थीटा एंगल है, वापस बाद में 0 डिग्री एंगल बना देगा। ये डायपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ले आएगा। ये टॉर्क जीरो नहीं है ना, ये तो ये काम करेगा बट नेट फोर्स जीरो है। तो ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को रखा जाता है ना, तो वहां पे उस डायपोल पर नेट फोर्स तो जीरो रहता है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको टॉर्क ही तो निकालना है, तो टॉर्क निकालना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा टाउ बराबर फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर दिखाया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ठीक है, ऑफ फोर्सेस। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। यानी टॉर्क निकालना है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। यानी कि किसी एक फोर्स को ले लो, ठीक है, तो हमें टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क लिख दो यहाँ पे, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, इस सिंबल को हम टाउ कहते हैं। टाउ बराबर आ जाएगा एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये कैसे निकालें। देखो ये एंगल थीटा है तो ये तो एंगल थीटा ही होगा, बात तो सेम ही है ना भाई। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्स की तरह काम करेगी। ये ऐसी लाइन है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्स की तरह काम करेगी। ये वाला एंगल थीटा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो ये थीटा हो जाएगा। अब इस थीटा ट्रायंगल, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, 90 तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में देखो अगर इसकी लेंथ 2l है, अगर इसकी लेंथ 2l है और इसकी लेंथ अगर 2l है तो ये लेंथ कितनी होगी, जब ये एंगल थीटा है तो आप इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, तो आप जानते हो फॉर्मूला कि परपेंडिकुलर दिया होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी P निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं P दे नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें 2l, तो 2l आ जाएगा, ठीक है। अगर P निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है इस ट्रायंगल में, तो साइन परपेंडिकुलर बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे, इसका इसमें इनटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2l sin थीटा, ठीक है। तो 2l sin थीटा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, तो P बराबर 2l sin थीटा। तो ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा,
ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा 2l sin थीटा। यानी कि दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, f इंटू 2l sin थीटा। हो जाएगा कि नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो ठीक है, ये हमारा क्या चीज है, फोर्स। ये हमारा क्या है, फोर्स। तो इसको भी खोल देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्स कैसे निकालेंगे हम, फोर्स बराबर क्या होता है तो हमने सीखा है, फोर्स बराबर क्या होता है ये भी हमने सीखा है। तो कैसे हम निकालते हैं फोर्स को, देखो ये फोर्स, ये वाला या ये वाला दोनों इक्वल फोर्स है, कोई सी फोर्स की बात कर सकते हैं। देखो ये फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पर, चार्ज बराबर है ना, तो क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स एफ है, और वो क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। जानते हो ना ये वाला फॉर्मूला, एफ बराबर क्यू ई, आपको पढ़ाया है ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। तो एफ बराबर क्यू ई, तो आप क्या कर दोगे, यहां से थोड़ा यहाँ स्पेस कम है तो आप काम चलाइए थोड़ा। तो टाउ बराबर आ जाएगा हमारा, टाउ बराबर आ जाएगा, एफ को खोल दो, एफ को खोलो तो हमारा आ जाएगा क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं, आप पहले इसको लिख लो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको, कॉपी पेन लेकर आप साथ में बैठा करो जिससे जल्दी लिख पाओ। साइड हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा करो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आप देखो अगर कुछ रह गया है तो रिवाइंड कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। तो देखो टाउ बराबर क्यू ई, टाउ बराबर क्यू ई साइन थीटा, 2l साइन थीटा आ गया। लेकिन टाउ बराबर, अब इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं, टाउ बराबर देखो क्यू इंटू 2l, क्यू और 2l मिलकर क्या बनाते हैं, तो आंसर है ये बनाते हैं क्या, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो आंसर है तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट को किससे दिखाते हैं, पी से, तो डायरेक्टली हम पी लिखेंगे ना इसको, तो हम पहले लिख देते हैं इसको। देखो यहाँ पे 2ql, ये 1 2 3 इन दोनों को एक साथ लिख लिया, इसको और इसको, और यहाँ पे आ गया हमारा ई साइन थीटा। क्या जाएगा हमारा ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये तो ये वाली वैल्यू तो हमारी पी के बराबर होती है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी पी के बराबर होती है, किसके बराबर, पी के बराबर। पी बराबर क्या होता है, 2ql, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, ये आप देख सकते हो, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है आप इस पर भी। तो पी बराबर 2ql होता है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, पी, और ये तो हमारा ये रहेगा, तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, पी ई साइन थीटा, ये आपको समझना है। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा हो जाएगा, और टाउ बराबर जब पी ई साइन थीटा हो गया, यही आपका फॉर्मूला ड्राइव करना था मुझे, ये बना है आपका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। यानी कि किसी डायपोल पर जो थीटा एंगल पर रखा हुआ है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको कितना टॉर्क लग रहा है, तो उसको अगर कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से पता कर लो, उस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है, और वो कितने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड में रखा हुआ है, और कितने एंगल पर रखा हुआ है, तीनों को वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा टॉर्क। ओके, हो जाएगा, ये ऐसे करना है। अब देखो इसको कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है वेक्टर फॉर्म में बताओ फॉर्मूला, तो वेक्टर फॉर्म में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हमसे कोई वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बताओ, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। देखो अगर आपने वेक्टर पढ़ी है, अगर वेक्टर एनालिसिस पढ़ी है, तो आपने वहां देखा होगा 11th में कि जब भी हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं ना, तो हमारा क्या आता है, ए बी साइन थीटा आता है कि नहीं, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो ये वाली पी ई साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी साइन थीटा लिखा है ना ऐसे करके, तो हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दिया ऐसे, साइन थीटा को डाल दिया, तो इसको क्रॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं ना इसको। तो हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऐसे लिख दिया। जब इसको खोलोगे तो याद आएगा पी साइन थीटा।
इस फॉर्मूले से खुल जाएगा, पी ए बी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है कि किसी टॉर्क को टॉर्क कितना क्रिएट होता है जब किसी डायपोल को थीटा एंगल पर रख दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, ये तो आपको टॉर्क समझ में आ गया। आप पहले इन सब चीजों को लिख लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा एनालिसिस पे कराता हूँ, कंक्लूजन क्या क्या चीजें हमारे पास। तो ये आप पहले लिख लो, इसको मैं साइड हो जाता हूँ, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसको पूरी को। ठीक है, चलो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ऐसा किया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा हो। तो देखिए, अब थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन तो हमें हर टॉपिक पर चाहिए। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन थोड़ा निष्कर्ष वगैरह भी तो हमें चाहिए होते हैं भाई, ये तो इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी पूछ लेता है, कंपटीशन से बहुत आते हैं भाई। तो देखो कंक्लूजन्स क्या होते हैं, कितने एंगल पर रखा जाए डायपोल को, कितना कितना फोर्स लगता है, मतलब कितने कितने एंगल पर कितना कितना फोर्स लगता है, ये देखें। तो देखो, अगर डायपोल को इसी कंडीशन में रखा जाए, पहला कंक्लूजन हम देखते हैं। पहला, अगर डायपोल को अगर डायपोल को पैरेलल में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाए डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाए, तो इफ डायपोल इज पैरेलल को दो लाइन से दिखाते हैं, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, मान लेते हैं डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर, तब दोनों के बीच एंगल कितना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे रेडियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल भी ऐसे भाई, दोनों के बीच एंगल कितना 0 डिग्री। भाई पैरेलल लाइंस के बीच में तो 0 डिग्री एंगल होता है ना, तो ये एंगल बिल्कुल ही ऐसे 0 हो जाएगा ना ऐसे करके। तो डायपोल अगर पैरेलल ही रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो 0 डिग्री एंगल होगा, और टाउ बराबर उस समय कितना होगा, तो आंसर है यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पी ई इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0 डिग्री की, टाउ बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 को किसी में इंटू करेंगे तो 0 आएगा, नहीं टाउ बराबर 0 आ जाएगा। यानी कोई डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में रखा जाएगा तो उस पर नेट टॉर्क 0 होगा, उस पर टॉर्क काम नहीं करेगा। और इस कंडीशन को, ऐसी कंडीशन जिसमें डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है और उस समय डायपोल पर कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा है, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, तो उस समय उस वाली कंडीशन को मैं बोलूंगा कि डायपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इस वाली कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा कि डायपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, डायपोल पर नेट टॉर्क 0 होने का मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। अब अगला हम देखते हैं, सेकंड है हमारा, अगर डायपोल को, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बस इसी से हो जाएगा सब कुछ, ये तो आप बनाई लोगे इससे ये बन जाएगा, ये तो वेक्टर फॉर्म है। तो देखो सेकंड केस है, अगर डायपोल को 90 डिग्री पर रख दिया जाए, डायपोल को ऐसे घुमाकर ऐसे करके रख दिया जाए, ऐसे इससे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन से, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, अभी बताया मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट से घुमाकर 90 डिग्री पर रख दिया जाए, तब कितना टॉर्क लगेगा भाई, नेट फोर्स तो तब भी 0 रहेगा, नेट फोर्स तो हर कंडीशन में 0 रहेगा, बट टॉर्क 0 नहीं, टॉर्क की वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है और साइन की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, साइनसोइडली। अगर आप ग्राफ वगैरह भी चाहते हो तो ग्राफ के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप ग्राफ की चिंता ना करो, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो मैं ग्राफ का जो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इनके ग्राफ्स कैसे आते हैं टॉर्क वगैरह के, तो ये भी बना दूंगा मैं। तो देखो, इफ डायपोल इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, अगर डायपोल ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है, अगर डायपोल ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब टाउ बराबर पी साइन 90 डिग्री। भाई फॉर्मूला यहां से निकल थीटा वाली वैल्यू रख दी, तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का इंटू करेंगे इसमें तो पी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो टॉर्क है ना, इस कंडीशन में जो टॉर्क आ रहा है ना वो मैक्सिमम आ रहा है। कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर टाउ बराबर आ रहा है, टाउ मैक्स लिखूंगा, टाउ मैक्स मतलब टाउ मैक्स बराबर आ रहा है मेरा P। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, तो आंसर है इतना होता है, टाउ मैक्स बराबर P। अगर किसी डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आप समझ जाना कि वो डाइपोल परपेंडिकुलर लगा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, इस डाइपोल को ऐसे से ऐसे घुमा दिया, अब ऐसे से बिल्कुल ऐसे घुमा दिया जाए 180 डिग्री पर, तब क्या होगा, तो तब की भी केस लिख लेते हैं, जिसको मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अगला है हमारा थर्ड पॉइंट, इफ डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पैरेलल हो, बट अपोजिट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, अपोजिट टू इक्विलिब्रियम स्टेट, अपोजिट टू इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि डाइपोल जो है ये ओरिजिनल पोजीशन है डाइपोल की, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट है, 90 डिग्री पर घुमा दिया, 180 डिग्री पर घुमा दिया। 180 डिग्री पर मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अपोजिट है, ये थी इक्विलिब्रियम स्टेट, ऐसे से ऐसे कर दी तो अपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन घुमा दिया, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अपोजिट रखा हुआ है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। पैरेलल में ये तो दिखाई नहीं आता भाई, दो लाइंस अगर ऐसी करती ऐसी खींचती तो भी वो पैरेलल ही बनाई जाएंगी, पैरेलल ही मानी जाएंगी। तो डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल है, लेकिन इक्विलिब्रियम अपने ही इक्विलिब्रियम स्टेट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तब थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। 0 से 180 डिग्री घुमा दिया ना इसको डाइपोल को, तो उस समय क्या होगा, टाउ बराबर PE साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, और टाउ साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस समय कितना होगा, टाउ बराबर आ जाएगा हमारा 0। तो मतलब इस कंडीशन में भी जब डाइपोल को 180 डिग्री पर रख दिया जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब भी टॉर्क 0 रहेगा। इसका मतलब टाउ दो कंडीशन में 0 रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा डाइपोल, तब उस समय उस पर टॉर्क भी 0 होगा, फोर्स भी 0 होगा, नेट फोर्स, ठीक है। लेकिन डाइपोल अगर परपेंडिकुलर रखा है या किसी एंगल पर रखा है, तब उस पर टॉर्क और नेट फोर्स तो 0 तब भी रहेगा, नेट फोर्स तो हमेशा 0 रहता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा उस समय। टॉर्क सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 होता है, जब वो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं होता, किसी और कंडीशन में होता है, किसी और एंगल पर होता है, तो टॉर्क 0 नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू PE होती है। आज के लिए इतना ही, और बाकी का हम कल करेंगे। अगर अगले टॉपिक पर हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, उससे पहले हम वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ता है रोटेट कराने के लिए डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्री स्टडी का पूरा फायदा उठाएं, जिससे कि आपका मेरा जो टारगेट है आपके लिए वो CBSE के लिए टारगेट है, जिससे कि आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको डाउट को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स में और किसी थ्योरेटिकल पार्ट में। तो देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जिससे कि आपको है ना फिजिक्स में आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। जब आपको नॉलेज अच्छी से अच्छी होगी तो आप है ना इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे CBSE में, ठीक है। तो देखो, CBSE का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उनके लिए 12th वालों के लिए मैं एक स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक पार्ट बनाऊंगा, जिससे कि वो उसको भी देखें। वो तो मैं जब बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा लेक्चर्स में, लेकिन आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स अपने ही नाम से बनाऊंगा,
तो आप उसको भी देखना। लेकिन अभी तो पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा फिनिश करूं, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको वो टॉपिक पर वीडियो पहले बनाऊं। और ये तो रेगुलर में चलाऊंगा, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम आगे का टॉपिक चलेंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।